हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने उसका सामान्य परिचय देखा था। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका सिद्धांत। आइए देखते हैं कोशिका सिद्धांत। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन थियोडोर श्वान और मैथियास श्लीडन, दो वैज्ञानिक हुए थे। एक थे थियोडोर श्वान और एक मैथियास श्लीडन। थियोडोर श्वान जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे और जो मैथियास श्लीडन थे वो पादप वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत को दिया था। अब देखिए कि जो थियोडोर श्वान है वो जंतु वैज्ञानिक है और मैथियास श्लीडन पादप वैज्ञानिक। इसका अर्थ ये है कि ये जो सिद्धांत होगा वो जंतु कोशिका के लिए और पादप कोशिका के लिए, दोनों के लिए ही मान्य होगा। अब इन्होंने क्या क्या बिंदु बताए थे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका शरीर एक या अनेक कोशिका का बना होता है। हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज पढ़ी थी कि कुछ जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय कौन से जीव होंगे जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होगा, और बहुकोशिकीय जीव कौन से होंगे जिनका शरीर जो है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात की थी। अब इनका जो पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था, वो यही था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होंगे वो सभी के सभी कोशिका से बने होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका एक अपवाद आता है। इसका अपवाद है वायरस। हमने कल पढ़ा था वायरस के बारे में। देखिए, जो वायरस है इसे सजीव की कैटेगरी में रखा गया है। वायरस को सजीव की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो वायरस है उसमें किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो इसका जो शरीर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। यहाँ पर जो ये बाहरी खोल होता है जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं, और ये कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये कुछ इसके तंतु होते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, इसलिए वायरस जो होता है वो इसका एक अपवाद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सजीवों में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में ही होती हैं। यानी कि सजीव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होंगी, चाहे वो श्वसन क्रिया हो, चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे उत्सर्जन क्रिया हो, जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो सभी की सभी कोशिकाओं के अंदर ही संपन्न होगी। कल हमने पढ़ा था कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका जो शरीर है वो केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है। तो ये जो सारी कोशिकाओं के अंदर ये जो सारी जैविक क्रियाएं हैं वो सभी की सभी उसी कोशिका के अंदर संपन्न होगी, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वो उसी एक कोशिका में ही समाहित होता है। अब बात करें बहुकोशिकीय जीव की, तो जो बहुकोशिकीय जीव होंगे उनमें कोशिकाएं जो हैं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती है। और जब उत्तक आपस में मिलते हैं तो वो अंग का निर्माण करते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होंगे उनमें जो ये सारी क्रियाएं होंगी वो उत्तकों में संपन्न होगी, सारी जो क्रियाएं होंगी वो उत्तकों में संपन्न होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका आनुवंशिकी की इकाई होती है। कोशिका आनुवंशिकी की इकाई होती है। कैसे होती है? देखिए, जो कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, और इस केंद्रक में बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों पर डीएनए, और डीएनए में जीन होती है। अब ये जीन क्या काम करती है? ये जीन वही आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करती है। तो इस वजह से इसे आनुवांशिकी की इकाई भी कहा गया है, ठीक है।
तो कोशिका को आनुवंशिकी इकाई भी कहा गया है। देखिए कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखते हैं कि यदि ये पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा थियोडोर श्वान व मैथियास श्लीडन। लेकिन यहाँ एक और वैज्ञानिक का कथन लिखा है, वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या कहा था कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। जो भी नई कोशिकाएं बनेगी उनका निर्माण, उनका फॉर्मेशन जो होगा वो पुरानी कोशिकाओं से होगा, ओल्ड सेल से होगा। देखिए कैसे होता है कोशिका का निर्माण। जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण, ये कह सकते हैं कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो होता है कोशिका विभाजन विधि द्वारा, जो कि हम अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि जो कोशिका होती है उनमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन से, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कथन जो कहा था वो कहा था रुडोल्फ विर्चोव ने। अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, यह कथन किसका था? तो इसका आंसर होगा रुडोल्फ विर्चोव। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के लिए। देखिए क्या होती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। सामान्य रूप से कि जो जंतु कोशिका है वो जंतुओं में पाई जाएगी, यानी कि जंतुओं का निर्माण जो होगा वो इन्हीं कोशिकाओं से होगा, और जो पादप कोशिका है यानी कि वो पादप में पाई जाएगी। अब देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है। देखिए इनका जो सबसे बड़ा अंतर जो है वो है कोशिका भित्ति का, यानी कि यह कहा जाए कि ऐसी कौन सी संरचना है जो कोशिका, जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती है, विभेदित करती है, तो सबसे बड़ा जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति का। हमने कल पढ़ा था, हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जितना भी द्रव्य भरा होता है उन सबको बांधे रखने के लिए एक आवरण पाया जाता है, और इस आवरण को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और हमने ये देखा था कि जो कोशिका झिल्ली है वो जंतु कोशिका में भी पाई जाएगी तथा पादप कोशिका में भी पाई जाएगी, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण पाया जाता है, कठोर आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। लेकिन जो ये कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाई जाएगी। और इसमें भी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो कि कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर उपस्थित होती है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होगी वो सेल्यूलोज की बनी होगी। ये है मुख्य इसका सबसे बड़ा अंतर। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वो है क्लोरोप्लास्ट का, या जिसे हम कहते हैं हरित लवक। हरित लवक, ये जो हरित लवक है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं तथा पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। देखिए जो पादप कोशिका है वो स्वपोषी पोषण करती है। स्वपोषी पोषण का अर्थ क्या है कि वह जो है अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं बनाती है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है वो विषम पोषी प्रकार का पोषण करती है, यानी कि ये अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरों से भी किससे, जैसे कि पादप कोशिका से या पादप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जो हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें पर्णहरित पाया जाता है। ये पर्णहरित क्या काम करता है कि ये पत्तियों को हरा रंग देना। दूसरा कार्य है इसका भोजन का निर्माण करना। हम जानते हैं कि जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो पादप कोशिका या जीव जंतुओं से, अन्य जीव जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसलिए जो ये हरित लवक होता है वो पादप कोशिका के अंदर
भोजन का निर्माण करने का कार्य व पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए इनमें जंतु कोशिका में किसी प्रकार का कोई लवक नहीं पाया जाएगा और पादप कोशिका में लवक या हरित लवक जो है वो उपस्थित होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है केंद्रक। देखिए, जो केंद्रक है वो जंतु कोशिका के अंदर मध्य में स्थित होते हैं, केंद्र भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, केंद्रक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वैसे हम अगली कक्षाओं में इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे विस्तार से। देखिए, जो केंद्रक होते हैं उनमें 3 मुख्य रूप से संरचना होती है। सबसे बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और उसके मध्य में केंद्रिका तथा इसमें केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जो कि केंद्रिका के चारों ओर पाया जाता है। इस केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रक है वो जंतु कोशिका में मध्य में स्थित होता है तथा पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर या साइड में स्थित होता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर यानी जंतु कोशिका में हम देखते हैं कि रिक्तिकाएं जो होती है वो छोटी छोटी होती है। रिक्तिकाएं जो होगी वो छोटे आकार की होगी, लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें रिक्तिका बड़े आकार की होती है और इनके आकार बड़े होने के कारण जो केंद्रक होता है वो साइड में या परिधि की ओर खिसक जाता है। इसी वजह से जो केंद्रक होगा वो जंतु कोशिका में तो मध्य में स्थित होगा तथा पादप कोशिका में ये परिधि की ओर स्थित रहेगा। जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रिका पाई जाती है। क्या कार्य है इस केंद्रिका का? इसका कार्य है कि इसमें जो है एमिनो एसिड के कोड पाए जाते हैं। एमिनो एसिड के कोड पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। ये हो गए 3 सबसे बड़े अंतर। अब बात करते हैं कि जो केंद्रक है उसके चारों ओर, इसके चारों ओर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका जो होगी वो 2 प्रकार की होगी। एक होगी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और दूसरी होगी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। हम देख सकते हैं कि जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है उसे खुरदरी क्यों कहा जाता है और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका को चिकनी क्यों कहा जाता है। देखिए, खुरदरी अंतःप्रदवी जो जालिका है उस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और ये राइबोसोम क्या काम करते हैं? ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तथा जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होगी उस पर किसी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। ये लिपिड, फॉस्फोलिपिड आदि कार्बोहाइड्रेट्स इनका निर्माण करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों ही कोशिका में उपस्थित रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। ये एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो दोनों ही कोशिकाओं में उपस्थित रहेंगे। अब बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय भी दोनों ही कोशिकाओं में उपस्थित होती है। गोल्जी काय भी दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाएगी। ठीक है, गोल्जी काय क्या काम करती है? गोल्जी काय जो है अंतःप्रदवी जालिका का निर्माण करती है। इसके अलावा भी इसके कार्य हैं। वैसे हम एक एक कोशिकांग के बारे में अच्छे से अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि जो गोल्जी काय है वो इसका एक और कार्य है कि जो शुक्राणु होता है उसके ऊपरी भाग जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, वो एक्रोसोम जो है वो गोल्जी काय का ही बना होता है। ये है हमारी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो देखिए, एक बार जंतु कोशिका और पादप कोशिका को एक सारणी द्वारा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इनके लक्षण। कोशिका भित्ति, हमने देखा कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जो जंतु कोशिका होगी उसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट रहेगी, उसमें अनुपस्थित रहेगी, केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है,
दूसरा हम देखते हैं हरित लवक। हरित लवक जो होगा वो पादप कोशिका में उपस्थित रहेगा, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और जो जंतु कोशिका होगी उसमें हरित लवक जो होगा वो अनुपस्थित रहेगा, क्योंकि पादप जंतु कोशिका जो होती है वो विषम पोषी प्रकार की होती है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करती है, वह दूसरे जीवों से अपना भोजन लेती है। अब देखते हैं केंद्रक। हमने देखा कि जो कोशिका है उसमें जंतु कोशिका में बहुत सारी क्या होगी, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है इस तरह से। तो इसका प्रभाव केंद्रक पर ना पड़ते हुए वह केंद्रक जो होगा वो मध्य में स्थित रहेगा। लेकिन जो पादप कोशिका होगी उसमें क्या होगा कि बड़ी सी रिक्तिका होने की वजह से जो केंद्रक होगा वो परिधि की ओर खिसक जाएगा। यानी कि जो केंद्रक होगा वो पादप कोशिका में परिधि पर स्थित होता है, परिधि की ओर खिसक जाने की वजह से ये परिधि की ओर स्थित होता है, ये मध्य भाग में स्थित नहीं होता है। जबकि जो जंतु कोशिका होगी उसमें कई छोटी छोटी रिक्तिकाओं के कारण जो केंद्रक होगा वो केंद्र भाग में ही स्थित होगा। अब देखते हैं रिक्तिका की जैसे हमने बात की है कि इसमें कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में एक बड़ी सी रिक्तिका उपस्थित होती है। अब बात करते हैं संचित भोजन की। संचित भोजन जो होगा यानी कि जो पादप कोशिका में भोजन जो संचित होगा, स्टोरेज होकर रहेगा, वो किसके रूप में रहेगा, मंड यानी कि स्टार्च के रूप में। मंड को ही स्टार्च कहा जाता है, तो वो स्टार्च के रूप में उपस्थित रहेगा। तथा जो जंतु कोशिका है उसमें जो भोजन रहेगा वो ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहेगा। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम में बहुत सारे जल अपघटनी एंजाइम्स भरे होते हैं, जिसके रिलीज होने पर जो कोशिका है वो फट जाती है। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होगा वो पादप कोशिका में भी उपस्थित रहेगा तथा जंतु कोशिका में भी उपस्थित रहेगा। तारकाय जो है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारकाय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, किंतु जो जंतु कोशिका होती है उसमें यह तारकाय पाया जाता है। पोषण हमने देखा कि जो जंतु कोशिका है वो किस प्रकार का पोषण करती है, विषम पोषी प्रकार का पोषण करती है, जबकि जो पादप कोशिका जो होती है वो स्वपोषी प्रकार का पोषण करती है। क्योंकि पादप कोशिका में एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कोई भी पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं निर्मित करती है, इसलिए पादप कोशिका में स्वपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोई किसी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें विषम पोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। अब बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित रहेगा, लेकिन गोल्जी काय जो है वो पादप कोशिका में उपस्थित तो होता है किंतु कम विकसित होता है, और जो जंतु कोशिका है उसमें उपस्थित है और अधिक विकसित होता है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।